नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज बंगाल में अप्रत्याशित हुआ चौथे चरण का मतदान था। ये तो बंगाल के बारे में पहले से उम्मीद थी, इस वजह से वहाँ 8 चरणों में चुनाव हो ही रहे थे कि वहाँ हिंसा होती है और हिंसा हो सकती है। और ये अनुमान भारतीय जनता पार्टी को भी था, उसकी केंद्रीय सरकार को भी था, चुनाव आयोग को भी था। 6-7 चरणों में वहाँ पहले भी चुनाव होते रहे हैं, इस बार 8 चरणों में हो रहे हैं पहली बार। और एक बड़ी पैमाने पर केंद्रीय बलों की वहाँ नियुक्ति की गई थी चुनाव को अपने अनुसार यूँ कहा जाए कि सुरक्षा में संपन्न कराने के लिए। हालांकि तृणमूल का यह आरोप था कि केंद्रीय बलों की नियुक्ति गृह मंत्रालय के इशारे पर की गई है और उसका उपयोग उसके समर्थक मतदाताओं को डराने धमकाने में या उनको वोट डालने से रोकने में किया जाएगा। ये खैर राजनीति में इस तरह के आरोप हमेशा ही लगते हैं और हमेशा ही इन आरोपों में सच्चाई न हो ये भी कहना गलत होगा, लेकिन पूरी सच्चाई हो ये कहना और गलत होगा। तो फिलहाल ये दोनों पक्षों से आरोप थे, लेकिन आज एक ऐसी घटना घट गई जिसने एकाएक बंगाल के वातावरण को इस गर्मी में और गर्म कर दिया। कूच बिहार जिले में, जो उत्तरी बंगाल का आखिरी जिला है, एक और असम से और एक और पश्चिम, ये जो बांग्लादेश है उससे ऑलमोस्ट सटा हुआ कह लीजिए आप, तो उस आखिरी जिले में उत्तर बंगाल के, जहाँ करीब 50% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है और 25% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और जहाँ 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, सारी सीटें जीती थी। तो वहाँ की एक विधानसभा के एक क्षेत्र में सुबह केंद्रीय बल CISF, कुछ एजेंसीज ने उसको CRPF दे दिया था, लेकिन CRPF ने उसका खंडन किया है। CISF की ओर से गोलीबारी हुई और उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। इसके पहले वहाँ एक और मृत्यु की सूचना थी, जिसको बीजेपी के लोग अपना कार्यकर्ता बता रहे थे और तृणमूल उसे अपना कार्यकर्ता बता रही थी। वो पहली बार का वोटर था, कोई 18 साल का युवक, लेकिन उसकी मृत्यु किस तरह से हुई है उसके डिटेल्स अभी नहीं प्राप्त हुए। मृत्यु हुई है ये सूचना आई। जो 4 दूसरे लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 4 में से 2 तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक उसमें से किसान है जिसकी उम्र 21 साल है और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो भी 28 और 30 साल के हैं, और एक उसमें से स्टूडेंट है जिसकी उम्र कुल 20 साल है। ये चारों के चारों अल्पसंख्यक तबके से हैं। ये गोलीबार में मारे गए हैं। पुलिस की सफाई है, जो उनके अफसर का बयान है वो वीडियो पर आप देखेंगे कि उनके राइफल वगैरह छीनने की कोशिश की और 300-350 लोगों की भीड़ हिंसक हो गई थी। आत्मरक्षा में उनको गोली चलानी पड़ी। लेकिन निश्चित तौर पर यह बल का अतिशय प्रयोग है, क्योंकि पुलिस की ओर से उनके किसी इंजर्ड की कोई सूचना किसी भी इस तरह के बयान और डिटेल्स में नहीं आई है। तो एकाएक इस स्थिति तक पहुंच जाना कि जिसमें सीधे गोली चला के 4 लोगों की जान चली जाना, चारों युवा है, ये थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग की एक निशानी है। और निश्चित तौर पर इस पर राजनीति होने के पूरे तर्क मौजूद हैं और वो इस्तेमाल में आते हुए हमें दिखी। अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने इस मामले को, जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने इस घटना के तुरंत बाद से इस मामले पर एक तरह से कहें कि काफ़ी प्रतिक्रिया बहुत तगड़ी व्यक्त की है, उन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की। चूँकि अभी आधा चुनाव बाकी है, 4 चरणों के अभी चुनाव बाकी हैं और ये चौथा चरण है आज जो वोट हो रहा था। और सुबह एक आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे, डिजिटल माध्यम पे एक चर्चा प्रशांत किशोर और बहुत सारे पत्रकारों की थी।
उसको लेके कुछ उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ अंश से एक कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी सुबह क्रिएट हुई थी और उस पर परवान चढ़ता, लेकिन उससे पहले ये सूचना आ गई। अब ये सूचना तो बहुत गंभीर थी, 4 लोगों की जान गई है, तो नतीजा वही हुआ जो होना था कि सारी चीज़ें इस पर केंद्रित हो गई और ममता बनर्जी ने इसको हाथों हाथ लिया। केंद्र बाहिनी मारছে ওকে ভাই, ওর কি ছিল? ভোট দিতে গেছিল, ভোট দেওয়ার সময় মারছে, ভোট দেওয়ার জন্য মারছে। হ্যাঁ, কেন মারছে? হ্যাঁ, গুলি চালু করে দিচ্ছিল কেন এটা? বিজেপি কে ভোট না দিলে কি বলছে? বিজেপি কে ভোট না দিলে গুলি করছে। कल उन्होंने वहां जाने का भी कार्यक्रम बनाया है जहां ये घटना हुई है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री को ललकारा, जो वहां आज एक सभा भी कर रहे थे, और उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि वो वहां क्यों नहीं गए, जबकि वो रोज बंगाल में पड़े हुए हैं और उनके गृह मंत्री पड़े हुए हैं। उन्होंने और भी वो सारे मुद्दे बनाए कि बंगाल को लेकर जो केंद्रीय सरकार है वो बहुत पक्षपातपूर्ण है और जितना ज़्यादा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, बहुत सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी का सारा शीर्ष नेतृत्व और खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह से बंगाल में लगातार रोजाना सभाएं और दूसरी चीज़ें, रोड शो, रैलियां वगैरह कर रहे हैं, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। इतना केंद्रीय सरकार का किसी भी राज्य के चुनाव में हस्तक्षेप, वो उसको हस्तक्षेप कह रही हैं, वो असामान्य है। तो ममता बनर्जी इस पर जितना माइलेज लेने की कोशिश कर सकती थी वो कर रही हैं, वैसे ही वो फुट सोल्जर रही हैं और ये मौका उनको मिला है। और उन्होंने कल अपने कार्यकर्ताओं को भी दोपहर बाद सड़क पे आने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि कल वो जब सड़क पे आएंगे, तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, तृणमूल के बारे में कहा जाता है कि उनके कार्यकर्ता उग्र स्वभाव वाले हैं। बंगाल के बारे में कहा ही जाता है, जाना जाता है कि वहाँ राजनीतिक हिंसा हमेशा से होती रही है। जब वामपंथी सरकार थी 33-34 साल, तब के अलग किस्से हैं। उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, नक्सलवादी हिंसा भी वहीं शुरू हुई थी, नक्सलबाड़ी वहीं है। और उसके बाद अब तृणमूल की सरकार 10 सालों से है। इसके बारे में हिंसा की बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी एक लिस्ट जारी करती है, 100-125 उसके कार्यकर्ता मारे गए हैं। लेफ्ट पार्टियों की अपनी अलग लिस्ट है, कांग्रेस की अलग लिस्ट है, जो तृणमूल के द्वारा अपने सताए जाने, अपने खिलाफ उत्पीड़न की शिकायतें करते रहे हैं और कार्यकर्ताओं की हत्या वगैरह की बात करते रहे हैं। तो कूच बिहार के इस इलाके के अलावा भी 2 क्षेत्रों से बीजेपी प्रत्याशियों पर हिंसक हमले की सूचना मीडिया में डाली गई है, लेकिन उसके बारे में परस्पर विरोधी बातें आई हैं। लेकिन विरोध तो हुए हैं, उनके वीडियोस उपलब्ध हैं, आप देखेंगे। एक तो बहुत मशहूर लॉकेट चटर्जी के क्षेत्र का मामला है, चुरचुरा विधानसभा में उनका आरोप था कि उन पर हमला किया गया, लेकिन वीडियो को डिटेल्स में देखने पर पता लगता है कि जिस कार में पे हमले की बात है, उस कार में अंदर बैठे किसी शख्स ने कांच किसी ताकतवर चीज़ से तोड़ा है। तो वो वीडियो उपलब्ध है और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। एक और जगह एक और अभिनेत्री लड़ रही हैं बीजेपी से, उन्होंने भी अपनी कार पर हमले की शिकायत की है, उसके भी वीडियो इस समय सोशल मीडिया में प्रचलन में है। तो वो आप इसको, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि ये बहुत बड़ी घटना हो गई थी, तृणमूल के 4 कार्यकर्ताओं की केंद्रीय बलों द्वारा गोलीबार में मृत्यु वाली, तो उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की घटनाएं ऑर्केस्ट्रेट की गई हैं, ये तृणमूल का आरोप है। लेकिन ये भी सच है कि इस तरह की घटनाओं होने की रिपोर्ट्स हुई हैं और इस तरह के विजुअल्स उसके बारे में सामने आए हैं। तो बंगाल में हिंसा, राजनीतिक हिंसा एक सच्चाई है, लेकिन किसी चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ पर ऐसे गोली चलाकर 4 नौजवानों को मार देना, ये एक दूसरी तल्ख सच्चाई है जो हमारे आपके सामने है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कूच बिहार एक ऐसा इलाका है जहाँ 50% से ज़्यादा दलित आबादी है, SC, और 25% के आसपास उस इलाके में मुसलमान हैं। तो एक, और दलितों में ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 2019 के चुनाव में अपनी सेंध बहुत तगड़े स्तर पर दिखाई थी और वो उस चीज़ को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनको बढ़त हासिल हुई थी उस इलाके में, वो उसको इन चुनाव में भी अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब हों उनके मतदान को। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो 19 में हुआ वो 2021 में न हो,
और उन्होंने इन सारे क्षेत्रों में और दलितों के लिए खासकर अपने घोषणा पत्र में और पिछले 1 साल में बहुत सारी अपनी एक्टिविटी से उसमें फ़र्क लाने की कोशिश की है। तो ये आमना सामना बढ़ा है और जो मतों के अंतर थे दोनों में, तृणमूल पूरी कोशिश करेगा कि उसको कम कर सके और उतनी फैटलिटीज़ ना हो उसकी जितनी लोकसभा में हुई जितनी सीटों पर। तो ये एक बड़ा स्किर्मिश वाला क्षेत्र है और इसमें अब चुनाव आयोग पर जो एक आरोप ये भी उन्होंने लगाया कि इस क्षेत्र में, इस जिले में, कूच बिहार में उन्होंने एक दिन पहले ही सुपरिटेंडेंट पुलिस को बदला था। जैसा कि ममता बनर्जी अपना कहा करती हैं, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है। अब सच्चाई इसमें से क्या होगी ये तो कोई जांच वाच हो तो उसी से पता लगेगा, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन चुनाव आयोग भी बैकफुट पे है इसको लेके, उन्होंने वहाँ चुनाव स्थगित कर दिया है। ये जो केंद्र है ये है पोलिंग स्टेशन 125 शीतल कुर्ची AC क्षेत्र का। तो ये उन्होंने इसको अभी इसको पोस्टपोन कर दिया है। अब इसको कब कराएंगे ये पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भी इसको लेके थोड़ा सा एक तरह से जवाबदेही की स्थिति तो है। मैंने जैसे पहले बताया कि पहले ये भ्रम हो गया था कि ये CRPF की कार्रवाई है, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि नहीं, ये CISF की कार्रवाई है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। PTI और दूसरी एजेंसीज ने इसको कंफर्म किया, ये CISF की कार्रवाई है। CISF के और दूसरे अन्य ITBP वगैरह सिर्फ CRPF ही नहीं लगी है अर्ध सुरक्षा बलों के जवानों के तौर पर सुरक्षा में वहाँ, बल्कि और अन्य सुरक्षा बल जो हैं हमारे, उनके भी जवान वहाँ लगे हुए हैं। तो उन्हीं में से एक CISF के लोग वहाँ पर थे और ये घटना हुई है। अब इसका देखना होगा कि आने वाले जो 4 और चरण बाकी हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिलहाल आज तो वातावरण सामान्य से ज़्यादा गर्म हो गया है और कल हम देखेंगे कि जब तृणमूल के कार्यकर्ता अपनी नेत्री के आह्वान पर सड़क पर होंगे तो क्या कुछ होता है और कैसे चुनाव आयोग, और जो इस समय वहाँ का एक तरह से गृह मंत्रालय संभाल रहा है चुनाव के दौरान, हर राज्य का वो संभालता ही है, तो वो इस मामले को कैसे, कानून व्यवस्था की स्थिति को कैसे सामान्य रखने की कोशिश में कामयाब होता है। और 2 तारीख को हम ये भी देखेंगे कि इस घटना के नतीजे क्या होते हैं अगले 4 चरणों में। क्या ये एक बूस्टर का काम करेगा ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस समय बहुत कठिन मुकाबले में है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़ी कठिन चुनौती दी है। तो शीतला कुर्ची के इस मामले पर इतना ही, फिर कुछ होगा तो आपके सामने हाजिर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।